ये कहानी है एक लड़के की जो एक ऐसे सीरियलाइज्ड वेब नॉवल को पढ़ता है जो कोई और नहीं पढ़ता। ये नॉवल बिना किसी व्यूज के पढ़ा है और वो सोचता है ये मास्टरपीस है, फिर भी कोई इसे क्यों नहीं पढ़ता। इस नॉवल के हजारों एपिसोड्स हैं और इसका एवरेज व्यू काउंट सिर्फ 2 के आसपास है। उसे लगता है शायद कोई भी ऐसे वेब नॉवल को नहीं पढ़ेगा जिसमें इतने सारे एपिसोड्स हो, लेकिन वो अकेला इंसान है जो इसे पढ़ता है। इससे कई साल लग गए लास्ट एपिसोड तक पहुंचने में। तब उसे बिल्कुल भी नहीं पता था जो कहानी सिर्फ उसने अकेले पढ़ी थी वो उसकी रियलिटी बनने वाली है। एक दिन जब वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है, अचानक मॉन्स्टर्स हर जगह से निकलने लगते हैं। हर तरफ तबाही मच रही होती है। उसे याद आता है कि जब उसने नॉवल का लास्ट एपिसोड पढ़ा था तब भी उसे ये समझ नहीं आया था कि दुनिया किस तरह से खत्म होने वाली है। उसे एक लाइन याद आती है जो कि नॉवल में लिखी थी, अपोकलिप्स से बचने के 3 तरीके हैं। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। उसे एक ही बात याद रहती है, अगर मैंने ये किताब पढ़ी है तो मैं बचा रहूंगा। इतने में उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, ये लास्ट एपिसोड है। वो हैरान रह जाता है, ये एंड कैसे हो सकता है। उसका नाम दोकजा है, इसका मतलब दी ओनली चाइल्ड रीडर। जब भी वो अपना नाम बताता है लोग गलत समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सच में एक लौता बच्चा है, पर उसका असल नाम किम दोकजा है। उसके पिता ने ये नाम रखा था ताकि वो मजबूत और इंडिपेंडेंट बने, लेकिन वो मानता है कि ये नाम उसके लिए एक श्राप बन गया है क्योंकि उसका पूरा जीवन अकेलेपन और तन्हाई में गुजर गया। किम दोकजा एक 3rd रेट कॉलेज से ग्रेजुएट है और एक बड़ी कंपनी के सब्सिडियरी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता है। उसकी सबसे बड़ी हॉबी है सबवे में सफ़र करते वक्त सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना। लेकिन आज का सफ़र पिछले सभी दिनों से अलग है। वो पूरी तरह से नॉवल में डूबा होता है जब अचानक एचआर डिपार्टमेंट की एक लड़की यो सांघा उसके पास आती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, तुम इतनी गहराई से पढ़ाई कर रहे हो, कहीं फोन के अंदर खुद ही ना चले जाओ। दोगजा हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है, मैं यो सांघा से ट्रेन में कैसे मिल गया। वो पूछती है, तुम घर जा रहे हो। वो उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मेरा टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गया है। दोगजा अब भी शॉक में है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो मेरी कंपनी की सबसे पॉपुलर लड़की है। वो उससे पूछता है, तुम हमेशा सबवे से घर जाती हो। उसके मन में एक अजीब सी सोच चल रही होती है। एचआर असिस्टेंट मैनेजर से लेकर फाइनेंस टीम के मैनेजर तक हर कोई इसे ड्रॉप करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यो सांघा थोड़ी उदास लगती है। वो कहती है, मेरी साइकिल चोरी हो गई। दोगजा हैरान होता है, तुम साइकिल से आती हो। वो जवाब देती है, हाँ, लेकिन आजकल काफी ओवर टाइम कर रही हूँ। दोगजा उसे देखता है और सोचता है, ये लड़की भी कितनी अजीब है। सांगा सोचती है कि थोड़ी एक्सरसाइज उसके लिए अच्छी होगी और उसे कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं। दोगजा उसे करीब से देखकर सोचता है, अब समझ आ गया कि सारे लड़के इसके दीवाने क्यों हैं। लेकिन उसका ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। वैसे भी आज का सबवे राइड अलग होने का रीजन सांगा नहीं है। तभी वो स्पेनिश में उससे कुछ पैसे उधार लेने के लिए कहती है। दोगजा हंस पड़ता है, तुम तो सच में बहुत मेहनत से पढ़ रही हो। सांगा मुस्कुराती है और पूछती है, वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। जब उसे पता चलता है कि दोगजा एक कोरियन नॉवल पढ़ रहा है तो वो चौंक जाती है। वो कहती है, वाह, मुझे भी बुक्स पसंद है। फिर वो अपने फेवरेट ऑथर का नाम लेती है, हारुकी मारुकामी और रेमंड कार्वर। फिर वो उससे पूछती है, तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है। दोगजा सोचता है, उसकी हॉबी तो ये है कि वो सबवे में सफ़र करते वक्त सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़े। वो अपनी इस आदत पर गर्व महसूस करता है, लेकिन आज का दिन अलग है क्योंकि आज 3 वेज टू सर्वाइव इन द अपोकलिप्स का आखिरी दिन है। लोग शायद सोचे एक वेब नॉवल के एंड पर इतना ड्रामा क्यों, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। वो इस नॉवल को बचपन से पढ़ रहा है। जब उसका स्कूल में मजाक उड़ाया गया तब भी उसने ये नॉवल पढ़ा। जब उसे एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद 3rd रेट कॉलेज जाना पड़ा तब भी ये नॉवल उसके साथ था। जब मिलिट्री सर्विस के दौरान उसकी पोस्टिंग सबसे खतरनाक जगह हुई तब भी ये नॉवल उसका सहारा था। और आज भी जब वो एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी ट्रांसफर होता रहता है तब भी
ये नॉवल उसका साथी है। आज उस दुनिया का अंतिम दिन है जो उसने इतने सालों तक अपनी रियलिटी से ज्यादा जी ली थी। आज स्टोरी का एपिलॉग अपलोड होने वाला है। एक महान कहानी, एक एपिक जर्नी जो उसकी लेट टीन से लेकर एडल्टहुड तक चली। वो सोच नहीं सकता था कि ये सीरीज इतने साल कैसे चल गई, जबकि इसका एवरेज व्यू काउंट सिर्फ एक था, सिर्फ उसका। पहले चैप्टर पर हजारों व्यूज थे, लेकिन कुछ ही चैप्टर्स के अंदर व्यूज गिरने लगे। आखिर तक ये कहानी सिर्फ एक ही इंसान के लिए लिखी गई थी, सिर्फ उसके लिए। वो ऑथर को डोनेट करना चाहता था, लेकिन अपनी ज़रूरतें ही मुश्किल से पूरी होती थी, इसीलिए बस एक छोटा सा कमेंट लिखकर उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कई बार दूसरों को ये सीरीज पढ़ने के लिए कहा, लेकिन सबने उसकी मजाक उड़ा दी। सांगा फिर से उससे आवाज देती है, तुम जो नॉवल पढ़ रहे हो उसके बारे में बताओ ना। लेकिन दोगजा बात बदल देता है, वैसे पता भी नहीं चला, 1 साल हो गया हमें इस कंपनी में काम करते हुए। सांगा सर हिलाती है और दोनों बात करने लगते हैं। दोगजा एक उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो और अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म होने वाली है। सब कुछ कल ही की बात लगती है, लेकिन अचानक दोगजा शर्मा जाता है, क्योंकि यो सांगा को अभी अभी फुल टाइम एम्प्लॉय बनने का प्रमोशन मिल चुका है। उसकी मेहनत और लगन की वजह से वो उसको लेट कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए माफ़ी मांगता है। वो चाहता तो नहीं, लेकिन उसके मन में एक बात आती है, सांगा सच में बहुत कूल है। अगर ये एक नॉवल होती तो वो ज़रूर हीरोइन होती। लेकिन उसने कभी कोशिश भी नहीं की और यो सांगा ने अपना सब कुछ दे दिया। जब वो वेब नॉवेल्स पढ़ रहा था तब यो सांगा मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, तो ये तो होना ही था। यो सांगा फुल टाइम एम्प्लॉय बन गई और वो नहीं। अचानक यो सांगा उससे कहती है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कौन सी ऐप यूज करती हूँ फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए। दोगजा सोचता है, अगर मेरी जिंदगी किसी और जेनर की होती, अगर मेरी कहानी नॉन फिक्शन नहीं बल्कि फैंटेसी होती, तो क्या वो एक प्रोटैगनिस्ट बन सकता था। लेकिन तुरंत ही वो इस सोच को झटका देता है। फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है, तुम मुझे उस ऐप का नाम बताओ या ना बताओ, क्या फर्क पड़ेगा। वो जानता है मेरी कहानी एक नॉन फिक्शन है और इस कहानी का मेन हीरो नहीं हूँ, सिर्फ एक रीडर हूँ। वो यो सांगा से कहता है, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। सांगा उससे इंप्रेस हो जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। दोगजा सुकून महसूस करता है, कम से कम अब वो चुप हो गई। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, धन्यवाद। ये नॉवल के ऑथर का मैसेज था। दोगजा तुरंत रिप्लाई करता है, क्या आप TWSA के ऑथर हैं? ऑथर लिखता है, हाँ, मैं अपनी कहानी सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा कर सका और मुझे एक कॉन्टेस्ट में प्राइज भी मिला है। दोगजा हैरान रह जाता है, TWSA किसी कॉन्टेस्ट में था? फिर ऑथर लिखता है, अब ये सीरीज पेड कंटेंट बनने वाली है, मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, तुम्हारी ईमेल आईडी दे सकते हो? दोगजा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, सिर्फ मेरी वजह से ये नॉवल पब्लिक हो सकती है? उसके मन में एक अजीब सी सोच आती है, अगर ये एक $50 गिफ्ट कार्ड हो तो कितना अच्छा होगा। कुछ देर बाद ईमेल आती है, TWSA अब पेड कंटेंट बनने वाला है, समय 7 बजे रात में। दोगजा अपने फोन की स्क्रीन देखता है, अभी 6:55 है और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वो पूछता है, पेड होने से पहले मुझे एक बार और लास्ट एपिसोड पढ़ना होगा। लेकिन तभी सब कुछ अंधेरा होने लगता है। एक तेज आवाज गूंजती है, बाहर आग ही आग है। लोग गुस्से और घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लोग सोचते हैं कहीं ये कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं। और तभी एक भूतिया आवाज सुनाई देती है, एक डरावनी भयानक आवाज। सबकी सांसें थम जाती हैं। यो सांगा भी घबरा जाती है। वो दोगजा से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है बाहर क्या हो रहा है? और दोगजा सिर्फ एक ही बात सोच पाता है, ये सब कहीं पहले देखा हुआ लग रहा है। जब दोगजा अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था तभी समय 7 बज चुके थे। एक शेयर इत्तेफाक था कि उसने बिल्कुल उसी पल घड़ी देखी और तभी एक अनाउंसमेंट गूंजती है, कृपया तुरंत ट्रेन छोड़कर बाहर निकले। यो सांगा घबराकर उससे पूछती है, ये सब क्या हो रहा है दोगजा? पर उसके पूछने से पहले ही एक तेज बिजली चमकती है, एक जबरदस्त गजब का शब्द, और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, 8612 प्लैनेटरी सिस्टम का फ्री सर्विस समाप्त हो चुका है, मुख्य कहानी अब शुरू होगी। और इसी पल दोगजा की कहानी का जेनर बदल गया। एक अजीब प्राणी आकाश में उभरने लगता है। दोगजा उस प्राणी का नाम जानता था। एक आवाज चीख उठती है, ये तो वही है। और तभी सबवे अचानक रुक जाती है। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन दोगजा के दिमाग में एक बहुत पुरानी कहानी की शुरुआती लाइंस बार बार घूमने लगती है। लेकिन वो सोचता है,
ये सब हो ही नहीं सकता। यो सांगा धीरे से कुछ बोलती है। दोगजा का एकदम से सिट्टी बिट्टी गुम हो जाता है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तभी सामने एक नन्हा प्राणी दिखाई देता है, वही प्राणी जो उसने कहानी के पहले चैप्टर में पढ़ा था। एक अजनबी जीव एक टैंटल कपड़े पहने हवा में तैरता हुआ। और जब वही चीज असली दुनिया में सामने खड़ी थी, सब लोग हैरान और अटके हुए हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये चीज क्या है, पर दोगजा जानता था ये तो वही है, दोइबाई। ये प्राणी TWSA नॉवल के पहले ही पैराग्राफ में दिखा था और यही वो चीज थी जो पूरी कहानी के हजारों चैप्टर्स तक तबाही का शगुन बन गई थी। पर अब ये चीज उसके सामने कैसे आ गई? यो सांगा सोचती है, शायद ये स्पेनिश बोल रहा है। वो उससे बात करने का सोचती है। दोगजा हल्की से हंसी से कहता है, क्या तुम इससे पैसे उधार लेने को कहोगी? और तभी दोइबाई इंग्लिश में बोलने लगता है, क्या तुम लोग मुझे अब सुन सकते हो? सब एकदम शॉक हो जाते हैं और फिर लैंग्वेज पैच सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देता है। एक लड़का पूछता है, क्या ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? और दोइबाई थोड़ा परेशान हो जाता है, मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी। मुझे कहा गया था कि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे अगर पे वॉल रात 7 बजे लगाई जाए। फिर वो एकदम से अपनी आवाज़ बुलंद करता है, सब लोग अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं तुम सबको एक बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। लेकिन लोग गुस्से में आके लड़ने लगते हैं, तुम हमें बिना मर्जी के ये सब नहीं करा सकते। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है और अचानक एक पूछता है, माँ ये कार्टून क्या है? लेकिन सिर्फ एक आदमी था जो ये सब जानता था। दोगजा बिल्कुल शुद्ध विश्वास के साथ सोचता है, मुझे बिल्कुल पता है ये कहानी कैसे चलेगी। दोगजा गंभीर स्वर में यो सांगा से कहता है, हिलना मत। उसके शब्द अभी भी हवा में घूम ही रहे थे जब अचानक दोगबाई जोर से चीख उठता है, तुम सब बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। उसकी निगाह लोगों पर एक अजीब गुस्से भरी नाराजगी से टिक जाती है और फिर वो तेज आवाज में चिल्लाता है, चुप हो जाओ। और उसी पल एक लड़के का सर जोर से फट जाता है। खून के छींटे चारों तरफ बिखर जाते हैं। लोग डर और घबराहट में चीखने लगते हैं। दोगबाई एक के बाद एक लोगों को मारने लगता है और वो हंसी भरी आवाज में कहता है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई सपना भी नहीं है, ये है असली हकीकत। दोगजा ना चाहते हुए भी सच्चाई को समझने लगता है। उसका शक और अविश्वास धीरे धीरे मिटने लगता है। उसके पांव के नीचे की जमीन लाल हो चुकी है, खून से भरी हुई। और दोगबाई ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम सब अब तक बहुत आराम से जी रहे थे, है ना? बिना किसी मेहनत के सांस लेना, खाना, पढ़ना, जीना, सब कुछ मिल रहा था। पर अब ये सब खत्म हो चुका है। लोग घबराहट से कांप रहे थे। किसी ने डरते हुए कहा, तुम्हें पैसे चाहिए? क्या तुम रैंसम मांग रहे हो? तभी मिस्टर हान, जो फाइनेंस टीम का एक अफसर था, आगे बढ़कर कहने लगा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जितने चाहे ले लो, मुझे बस यहाँ से निकलने दो। दोगजा उसकी बेचैनी देखकर सोचता है, वो शायद समझता है कि पैसे उसे बचा सकता है। पर तभी दोगबाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ही झटके में मिस्टर हान की नोट और कार्ड छन्नी कर रख दिए। वो ठंडी आवाज में बोला, पैसे एक अच्छी चीज है ना? एक ऐसा वस्तु जो सिर्फ इंसानी समझ के समझौते पे टिका है। लेकिन तुम्हारा ये कागज का टुकड़ा मेरी दुनिया में कोई मायने नहीं रखता। उसका शब्द हवा में गूंजने लगा और फिर एक भयंकर धमकी देता है, अगर किसी ने फिर से ऐसा स्टंट मारा तो उसका सर भी यहीं उड़ा जाएगा। फिर वो हवा में उड़ने लगता है और एक गुनगुनाहट भरी आवाज के साथ कहता है, तुम सबके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। और एकदम से एक स्टेटस विंडो सबके सामने चमक उठती है। दोगजा एक पल के लिए आंखें फाड़कर उस विंडो को देखता है। उसके अंदर लिखा था, मेन सिनेरियो अराइव्ड, और नीचे एक लाइन लिखी थी, अपनी कीमत साबित करो, कम से कम एक जिंदा प्राणी को मारो। और उसके नीचे समय सीमा लिखी थी, 30 मिनट। दोगबाई हल्की सी हंसी से कहता है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जोर से हंसी के साथ वो वहां से गायब हो जाता है। पूरी सबवे कंपार्टमेंट एक घबराहट भरे सन्नाटे में डूब जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बिना समझ के कि क्या करे। तभी यो सांगा तुरंत अपना फोन निकालती है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पर फोन लग ही नहीं रहा था। दोगजा एक गहरी सांस लेता है, वो घबराता नहीं। उसने यो सांगा की तरफ देखा और धीरे से बोला, सांगा, तुमने कभी ऐसा गेम खेला है? वो चकित हो गई, गेम? तुम क्या कहना चाह रहे हो? दोगजा सीरियस टोन में कहता है, तुमने सुना है ना वो गेम जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग अपोकलिप्स के बाद जिंदा बचते हैं? सांगा उसकी बात सुन के चौंक जाती है, हाँ सुना है, पर इससे इसका क्या लेना देना? दोगजा आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, क्योंकि हम भी अब उसी गेम का हिस्सा बन चुके हैं
और हर गेम की तरह इसमें भी एक रूल है। हमें सिर्फ ये समझना है कि इस गेम में क्या नियम है। उसके आसपास की दुनिया अब उसे एक नए नजरिए से दिख रही थी। एक प्राणी जो इंसानों का खून बहा चुका था, एक सबवे कंपार्टमेंट जो मुर्दों से भरा पड़ा था, और एक भीड़ जो घबराहट और डर से कांप रही थी। पर अब डोगजा के पास शक करने का समय नहीं था। ये सब असली है और मुझे ये मानना पड़ेगा। डोगजा अब फाइनली समझ चुका था, ये सिर्फ TWSA जैसा नहीं, ये TWSA ही है। जो कहानी वो 10 साल से पढ़ता आया है अब उसके सामने जीवित हो चुका है और वो उसके अंदर फंस चुका है। वो गहरी सांस लेता है, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है। मुझे बचने के लिए क्या करना होगा? उसकी नजर फ्लोटिंग स्टेटस विंडो पर जाती है। एक या ज्यादा जीवित प्राणी को मारकर अपनी कीमत साबित करो। तभी एक जवान लड़का आगे बढ़ता है, जोर से चिल्लाता है, सब लोग शांत हो जाओ। उसकी आवाज में एक अलग ही अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस होता है। ये एक नेशनल इमरजेंसी है। अगर हम अब भी घबरा गए तो और ज्यादा लोग मरेंगे। आज से मैं इस सिचुएशन का जिम्मेदार हूं। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं है। लोग उसे गुस्सा दिखाते हैं। तू होता कौन है और हम तुझे क्यों सुने? लड़का सीधा खड़ा होता है। मैं लेफ्टिनेंट होंग शैंग ली हूं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी यूनिट 6502 का सेना अधिकारी। डोगजा शौक में जम जाता है। होंग शैंग ली? ये हो ही नहीं सकता। वो इस नाम को जानता है। उसने कभी इस इंसान को सामने से नहीं देखा, लेकिन उसे पता है कि ये कौन है, क्योंकि होंग शैंग ली TWSA का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। एक काल्पनिक कहानी का एक असली इंसान उसके सामने खड़ा है। रुको। डोगजा अपने हाथ कस लेता है, दिमाग तेज चलाता है। क्या ओरिजिनल स्टोरी में होंग शॉन्ग ली ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था? नहीं, TWSA में उसका पहली बार एंट्री पहले सिनेरियो के बाद होती है, जब उसे अब भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अभी तो सिनेरियो शुरू भी नहीं हुआ। अगर मैं TWSA एक बार और पढ़ पाता तो मैं जान पाता कि अब क्या होगा। तभी एक तेज आवाज सबको सुनाई देती है। प्राइम मिनिस्टर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हर जगह टीवी स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है। प्राइम मिनिस्टर घबराहट भरी आवाज में कह रहे होते हैं, अनजाने पहचाने आतंकवादी हमले सियोल और अन्य जगहों में रिपोर्ट किए गए हैं। सरकार इन हमलों से लड़ने के लिए पूरी कोशिश करेगी। डोगजा स्क्रीन पर टिक जाता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। मुझे ये स्पीच याद है। ये एग्जैक्ट अनाउंसमेंट TWSA में लिखा गया था। सरकार समझ रही है कि ये एक आतंकवादी हमला है, पर यह सच नहीं है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? प्रेसिडेंट कहाँ है? फिर सच्चाई सामने आती है। प्रेसिडेंट मर चुके हैं। भीड़ शौक में जम जाती है। नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन डोगजा जानता है ये सच है, ये अफवाह नहीं है। और अगला जो मरेगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और जैसे ही उसके दिमाग में वो नॉवल की यादें वापस आती है, बूम, एक जोर का धमाका होता है। पूरा शहर हिल जाता है। टीवी ब्रॉडकास्ट स्टैटिक हो जाता है। फिर स्क्रीन दोबारा जलती है और डोगपाई वापस दिखाई देता है। एक इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ वो स्क्रीन पर आता है और हाथ जोड़ता है। मैंने पहले ही कहा था, ये कोई मजाक नहीं है। वो लोगों को गुस्से से देखता है। तुम लोग अब भी इसे एक गेम समझ रहे हो? तो चलो अब इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डोगजा का दिल डूबने लगता है जैसे ही डोगपाई मुस्कुराता है। मेरे रिसर्च के मुताबिक इस देश के लोग गेम्स में काफी अच्छे हैं, है ना? तो चलो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। सभी स्टेटस विंडो फ्लिकर करती हैं। रिमेनिंग टाइम 30 मिनट से 10 मिनट्स हो जाता है। एक नया मैसेज आता है। एक पेनाल्टी के तौर पर अब तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है एक जीवित प्राणी को मारने के लिए। डोगजा अपने दांतों को कस लेता है। शिट, गेम अभी शुरू ही हुआ था और पहले ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका था। उसके पास सिर्फ 10 मिनट है बचने के लिए और अब अगले 5 मिनट में पहली मौत नहीं होती तो इस कैबिन का हर जीवित इंसान खत्म कर दिया जाएगा। सब लोग घबरा जाते हैं। लोग लेफ्टिनेंट ली की तरफ देखते हैं। अब क्या करें? हम कैसे बचें? ली घमंड से अपनी आवाज उठाता है। सब शांत रहो। लेकिन सांगा भी घबरा रही है और डोगजा का दिल तेज धड़क रहा है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने याद किया था, बिल्कुल TWSA की शुरुआत जैसे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। होंग शैंग ली पहले ही आ चुका है, लेकिन एक और इंसान आना चाहिए था। अगर मुझे सही याद है तो वो किसी भी पल दिखने वाला है। और तभी पीछे से एक चीख सुनाई देती है, किसी ने पिछले केबिन में किसी को मार दिया है। लोग तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा एक अजीब सी रोशनी के साथ टूट जाता है। लेकिन कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। एक अनोखा अदृश्य दीवार वहां खड़ा है और फिर डोगबाई की आवाज वापस गूंजती है,
कोई भी केबिन के अंदर या बाहर नहीं जा सकता जब तक ये सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता। वो हल्की सी हंसी हंसा, जैसे कोई गेम का मजा ले रहा हो। कुछ केबिन्स आगे बढ़ चुकी हैं और अब भी शुरू भी नहीं हुई। चलो तुम लोगों के लिए एक छोटी सी झटका देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम लोग कुछ नहीं करते तो क्या होगा। और तभी एक वीडियो स्क्रीन चलने लगती है। टोंग गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ केबिन में बैठे हैं। ये लोग भी तो सिनेरियो का हिस्सा हैं। देखो, अगर तुम वक्त पर कोई नहीं मार सके तो क्या होता है। फिर काउंटडाउन चलता है, 5 4 3 2 1 और बूम, एक एक करके सभी एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक के बाद एक लाश गिरने लगती है। बच्चियों की चीखें, लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं बच सकता। सबका खून जमीन पर बिखर चुका है और दोग भाई चिल्लाता है, वाह बहुत मजा आया। केबिन में पूरा सन्नाटा छा जाता है। लोग हवा तक नहीं ले रहे। एक लड़की चुपचाप उठती है और अचानक एक और लड़की का गला दबा देती है। वो मर चुकी है। और तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकती है, सर्वाइवर ऑफ चैनल बे 23515 जी हाईवे, क्लास बी, टोंग गर्ल्स हाई स्कूल। दोग भाई जोर जोर से हंस रहा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सब लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। सांगा दोगजा की तरफ देखती है। दोगजा, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन दोगजा अब भी किसी का इंतजार कर रहा था। वो अब तक आया क्यों नहीं। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कहानी जैसे मुझे याद है वैसे ही चल रही है, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हो रही हैं। मैं फिर से TWSA पढ़ लेता तो मुझे सब कुछ याद आ जाता, लेकिन जैसे ही वो अपना फोन पर सर्च करता है, नो रिजल्ट फाउंड आता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है। TWSA इतनी पॉपुलर सीरीज नहीं थी। कोई भी इसे इलीगली शेयर करे तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये नॉवल अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। और तभी दोगजा को एकदम से याद आया वो मैसेज जो उसने रिसीव किया था, और उसके साथ एक फाइल भी अटैच थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये पॉसिबल कैसे है। ये ऑप्शन स्क्रीन पर चमक रहा था, सेव ऑल फाइल्स। ये मजाक है क्या। वो अपनी आंखें रगड़ने लगता है, लेकिन नहीं, ये सपना नहीं था। उसे एक नॉवल मिली थी, TWSA की असली फाइल। और ये फाइल उसे किसी और ने नहीं, ऑथर ने खुद भेजी थी। लेकिन ये तो इलीगल है ना। नॉवेल को बिना परमिशन के शेयर करना गलत है, लेकिन इस मोमेंट पे लीगल या इलीगल इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। ऑथर ने किसी वजह से ये नॉवल मुझे भेजी है, और ये सोचकर ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आई, स्टेटस विंडो अपडेटेड। TWSA के सभी सर्वाइवर्स को एक खास एट्रीब्यूट और स्किल मिली है। वही हो रहा है जो नॉवल में लिखा था, तो मुझे भी एक एट्रीब्यूट मिला होगा। दोगजा अपना स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एरर, उसकी एट्रीब्यूट विंडो खुलती ही नहीं। ये क्या हो रहा है। अगर मुझे अपनी एट्रीब्यूट का पता ही नहीं चलेगा तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। लेकिन अभी का सबसे ज़रूरी काम था वो अटैच्ड फाइल पढ़ना। जब उसने फाइल ओपन की, एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमक उठी, योर एट्रीब्यूट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ रीड फास्टर। दोगजा शॉक में रह गया। मतलब ये मेरी एबिलिटी है। वो नॉवल का पहला चैप्टर पढ़ने लगता है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर लेता है। और उसी वक्त उसे एक रियलाइजेशन होती है, केबिन नंबर 377, वो अभी जिसमें है गलत केबिन है। कुछ तो अजीब हो रहा था। जो इवेंट्स नॉवल में लिखे थे वो बदल रहे थे, क्योंकि TWSA का प्रोटैगनिस्ट उसके केबिन में नहीं था, वो पिछले केबिन में था। तभी सांगा ने उसे कॉल किया, दोगजा हमें उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए क्या। दोगजा आगे झांकता है और केबिन नंबर 38007 का सीन देखता है। ये लोग तो मरने वाले हैं। उसे याद था सिर्फ 2 लोग उस केबिन से बचेंगे। एक लड़का न्यून किम था और दूसरा हैंग शोंग ली। बाकी सब मरने वाले थे, इंक्लूडिंग मी। न्यून किंग एक आदमी को पकड़ता है और उसकी जान ले लेता है। सेंगा हॉरिफाइड रहती है, उसने सच में किसी को मार दिया। दोगजा अंदर ही अंदर सोचता है, न्यून किंग तो वैसे भी जीतने वाला था और उस केबिन के बाकी लोग मरने वाले हैं, मैं भी। मिस्टर हैंग गुस्सा हो जाता है, तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या। न्यून उसकी तरफ मुड़ता है, इज्जत, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या। वो आगे बढ़ता है, जिस दुनिया को तुम जानते थे वो खत्म हो चुकी है। नए रूल्स हैं, नया सिस्टम है, ये जियो या मरो वाली दुनिया है। दोगजा गंभीर हो जाता है। न्यून किम सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला था कि दुनिया बदल चुकी है। उसने पहले वॉर किया जो सामाजिक मोर्टेलिटी को तोड़ने वाला था, और उसके बाद हर चीज बदल गई थी। ली भी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था और तभी दोगजा एक लाइन याद करता है। ये लाइन, ये तो TWSA का एक सीन क्या ही है, पर क्या ये सच में वैसा ही होगा जो नॉवल में लिखा था। उसे एक बात याद आई जो उसने कभी पढ़ी थी।
एक एग्जीक्यूशनर तब इलेक्ट्रिक चेयर का लेवर खींचता है तो सब एक साथ खींचते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि असल में किसने कत्ल किया। और अब उसके सामने वो सीन जिंदा हो चुका था। एक अगली दुनिया, एक बदला हुआ सिस्टम और सिर्फ एक स्पेक्टर जो सिर्फ देख सकता था। जो कुछ भी होने वाला था वो होने से रोक सकता था। पहली बार एक नेमलेस बुढ़िया। और अगर दोक्षा कहानी की धारा को बदलने की कोशिश करता तो शायद असली कहानी ही बिखर जाती। लेकिन क्या सिर्फ देखते रहना भी सही था? सांघा परेशान हो गई। वो उस बुढ़िया को मारने वाली है। वो आगे बढ़ने लगी लेकिन दोक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, ये खतरनाक है। उसने सोचा, कुछ लोग चाहे किसी भी दुनिया में हो, चाहे कोई भी कहानी हो, फिर भी चमकने के लिए बने होते हैं। लेकिन सांघा, तुम हीरोइन नहीं हो इस दुनिया की। मुझ पे भरोसा रखो, सिर्फ इस बार। उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन दोक्षा के मन में सिर्फ ये रीजन नहीं था। वो डरा नहीं था। वो निमोन या किसी से भी नहीं डर रहा था और ना ही उसने इन लोगों की ब्रूटैलिटी को एक्सेप्ट किया था। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो वक्त आने ही वाला था। तभी एक तेजी से जोर का धमाका हुआ। दरवाजे के पीछे डिस्ट्रक्शन होने लगा। दोक्षा अपनी जगह से भागा सीधा नेमोन की तरफ। नेमोन जो एक औरत को मार रहा था। और फिर मेन सिनेरियो अपडेटेड। टाइम बचा है 7 मिनट 32 सेकेंड्स। एकदम से धुआं उठने लगा। दोक्षा तेज रफ्तार से भागा और पूरी ताकत से नेमोन को जोर से धक्का दिया। नेमोन गिर गया। तू क्या कर रहा है? उसने गुस्से से चिल्लाया। दोक्षा अंदर ही अंदर सोच रहा था, लोगों को लग सकता है कि मैंने बुढ़िया को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन यही मेरा असली मकसद नहीं था। वो कुछ ढूंढ रहा था, कहीं तो होगा। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। दोक्षा ने उसकी बॉक्स उठाई और उससे कहा, इसे संभाल के रखना। और फिर दोक्षा ने पूरे कैबिन की अटेंशन ले ली। बंद करो ये सब। सिर्फ एक बुढ़िया को मारने के लिए क्या तुम सब जी जाओगे? उसके बाद क्या? वो सामने वाले की आंखों में देखता है। अगर ये सब सच है तो इसका मतलब हर किसी को किसी एक को मारना होगा। तो अगली बार कौन मरेगा? नियोन किम हंसा। साफ है, अगली बार तुम जैसे लूजर्स मरेंगे। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी सबका नंबर भी आएगा। दोक्षा अंदर ही अंदर मुस्कुरा गया। मुझे पहले से ही पता था कि तू यही बोलेगा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कत्ल कर रहे हो, लेकिन एक और तरीका है, एक तरीका जिसमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तुम लोग भूल गए हो क्या? दोक्षा ने तेज आवाज में कहा। सिनेरियो ने यह भी कहा था कि एक इंसान को मारना जरूरी है, बस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मारना है। उसने अपने हाथ में ली हुई बॉक्स उठाई। लोगों ने अंदर झांक कर देखा। बॉक्स के अंदर सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर लोग पागलपन में उसकी तरफ दौड़ पड़े। पहले जो जुनून उस बुढ़िया को मारने के लिए था, अब वो सब उसके तरफ भाग रहे थे कीड़े मारने के लिए। दोक्षा अंदर ही अंदर सोच रहा था, ऐसे टाइम में भी मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? मैं हंस क्यों रहा हूँ? क्या मैं हमेशा से ऐसा ही था? उसने आगे बढ़ के एक इंसेक्ट को मार दिया और फिर पूरे बॉक्स को हवा में उछाल दिया। फर्स्ट किल मिशन अकम्प्लिश्ड, बोनस 100 कॉइंस। अब सब लोग पागलपन से कीड़े ढूंढने लगे। सिर्फ 3 मिनट बचे थे। किम उसे घूर रहा था। तूने ऐसे क्यों किया? सीधा बॉक्स मुझे दे देता। दोक्षा ठंडा सा मुस्कुराया क्योंकि बॉक्स में सिर्फ 3 इंसेक्ट्स बचे थे। किम हंसने लगा। तू भी तो हमारी तरह है ना? तुझे पता था कि सब लोग नहीं बच सकते, इसीलिए तूने बॉक्स फेंक दिया। जो भी नॉर्मल दिमाग का बंदा होगा वो ऐसा स्टूपिड काम नहीं करेगा। दोक्षा सोच रहा था, नियोन किम, ये आदमी सैडिस्ट है। ये इस सिचुएशन का मजा ले रहा है। उसने अपना कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट किया। कैरेक्टर प्रोफाइल नियोन किम। बहुत सारे टीन एज लॉर्ड्स जो TWSA की रियलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन किम अलग था। उसे अपोकलिप्टिक वर्ल्ड का इंतजार था और इस नए वर्ल्ड में वो सबसे तेज अडेप्ट होने वाला आदमी था। इसीलिए उसे एक नाम पड़ा, डिल्यूजनल डेमन। किम आगे बढ़ा। दिखता है तू तेज है। दोक्षा, मेरे साथ टीम अप कर, हम दोनों मिलकर जीत सकते हैं। नोटिफिकेशन, नियोन किम इज इंटरेस्टेड इन यू। दोक्षा अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर मैं उसके साथ मिल जाता तो शायद अभी के लिए सेफ होता। लेकिन मैंने TWSA पढ़ी है और मैं जानता हूं कि ये बंदा किस हद तक जा सकता है। मुझे अकेला काम करना पसंद है। दोक्षा ने उसका ऑफर मना कर दिया। मेन सिनेरियो अपडेटेड, टाइम रिमेनिंग 2 मिनट्स 59 सेकेंड्स। किम थोड़ा सामने आया। तो ठीक है, हट जा अपनी जगह से, मुझे अपना एक और काम पूरा करना है। दोक्षा ने बिना हिले खड़े रह गया। किम गुस्से से बोला, तू अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है?
ये तेरा कोई स्प्लिट पर्सनालिटी है? तोक्शा समझ गया ये बंदा उस बुढ़िया को नहीं छोड़ने वाला, और उस मोमेंट पे उसने महसूस किया कि उसे TWSA का सबसे नफरत वाला कैरेक्टर कौन लगता है। नियोन किम। किम ने उसे एक जोर का मुक्का मारा। तोक्शा जल्दी से बच गया। मुझे पता था तू ये करेगा। किम ने दोबारा अटैक किया। इस बार तोक्शा बच नहीं सका। उसने महसूस किया ये एज लॉर्ड एट्रीब्यूट की स्किल है। किम का मजाक उड़ाने वाला चेहरा एक थ्रिल से भरा हुआ स्माइल में बदल गया। तू इंटरेस्टिंग है तोक्शा। तोक्शा समझ गया कि प्रोटैगनिस्ट ने इसको अपनी टीम में क्यों लिया था। ये एक प्योर साइकोपैथ है, लेकिन एक टैलेंटेड साइकोपैथ। उसने अपनी स्किल अनलॉक की। पर्सनल स्किल एक्टिवेटेड, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 1। और अब तोक्शा नियोन किंग के हर मूव को प्रिडिक्ट कर सकता था। किम एक और बार आगे बढ़ा। देखना है तू क्या कर सकता है। तोक्शा हल्के से मुस्कुराया। अभी तुझे समझ भी नहीं आया किम। अब तक मैं सिर्फ देख रहा था, अब मेरी बारी है। नियोन किंग गुस्से से चिल्लाया। मैं तुझे मार क्यों नहीं पा रहा? तोक्शा थोड़ा मुस्कुराया। क्योंकि मैं जानता हूं तू क्या करने वाला है। पर्सनल स्किल एक्टिवेटेड। जब ये स्किल एक्टिवेट होती है उसके सामने नियोन किंग एक खुली किताब बन जाता है। किम एक और वार करता है, लेकिन तोक्शा ने फिर डॉज कर लिया। किम अब और भी अग्रेसिव हो गया। उसने तोक्शा को जोर से धक्का दिया और जमीन पर गिर गया। तोक्शा अंदर ही अंदर सोच रहा था, मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, बस 2 मिनट और। उसने गलती से उस बुढ़िया की तरफ देखा और तभी समझ गया अगर ये मर गई तो किम सिनेरियो क्लियर कर लेगा। एक डिसीजन ले लिया। तोक्शा तुरंत उठा और बुढ़िया की तरफ भागा। किम उसके इरादे समझ गया था। पता था तू यही करेगा। उसने अपनी पॉकेट से एक छुरा निकाला। स्किल एक्टिवेटेड, नाइफ फाइटिंग लेवल 1। किम ने सीधा छुरा तोक्शा के दिल की तरफ फेंका और तभी तोक्शा ने बुढ़िया को एक तरफ खींच लिया। छुरा उसे नहीं लगा, लेकिन उसका अपना हाथ कट गया। तोक्शा ने तेज जलन महसूस की। खून टपक रहा था, लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं था। किम और गुस्सा हो गया। अब भी बच गया। तोक्शा ने उस बुढ़िया को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन उसका हाल अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगी, और अगर ये मर गई तो अगला मैं हूं। किम हंसने लगा। अब तू भाग नहीं सकता तोक्शा। आखिरकार तू भी अपनी मौत एक्सेप्ट कर ले। लेकिन तोक्शा बस एक शब्द बोला, नियोन किम। किम रुका। क्या हुआ? तोक्शा उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है चैनल हाई स्कूल का, और तू भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किम ऐसे देखा जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो। तू क्या कह रहा है? तोक्शा ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और एक कीड़ा उसके हाथ में था। उसने जमीन पर पटक दिया। नोटिफिकेशन आया, यू हैव किल्ड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोनस प्लस 100 कॉइन्स। मेन सिनेरियो अपडेटेड। टाइम बचा है सिर्फ 57 सेकेंड्स। किम का चेहरा उतर गया। तू पागल है क्या? उसने छुरा उठाया और सीधा तोक्शा की तरफ दौड़ा, और उसी वक्त तोक्शा के सामने एक स्टेटस विंडो खुली। क्या तुम वो कॉइन्स यूज करना चाहते हो जो तुम्हें अभी मिली? क्या तुम 2700 कॉइन स्टेमिना में यूज करना चाहते हो? तोक्शा ने हाँ कहा, और उसका स्टेमिना एनहांस हो गया। फिजिकल ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। किम पूरी ताकत से छुरा घुसाने वाला था, लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसका छुरा तोक्शा के सीने से टकराया और अंदर नहीं घुसा। किम चौंक गया। क्या? तोक्शा थोड़ा मुस्कुराया। ग्रास ऑफर्स मेटिंग सीजन में 100 से ज्यादा अंडे देते हैं, और तू सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूं। 57 सेकंड्स बचे थे। किम दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो गया, और अब तोक्शा भी रेडी था। ये सब एक खेल है, और सिर्फ एक लीडर जानता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। सिनेरियो क्लियर हो गया। एक नया स्टेटस विंडो खुला। तोक्शा किम ने 124 लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा, जिनमें एक ग्रास हॉपर था और 123 उसके अंडे थे। लेकिन क्योंकि अब वो सब नॉन रेजिस्टेंट थे, उसके कॉइन्स आधे हो गए। कॉइन्स ऑब्टेन्ड 6200। अचीवमेंट अनलॉक, डिसीमेटर, एक्सेसिव स्लॉटर, एडिशनल रिवॉर्ड्स प्लस 300 पॉइंट्स। तोक्शा स्टेटस विंडो को देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। मुझे गिल्टी महसूस होना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत हूँ। तभी ट्रेन फिर से चलने लगी। सब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुए। क्या सच में हम बच गए? फिर एक स्टेटस विंडो अपीयर हुआ, और उसके बाद जो दिखा, सब हल्के से कांपने लगे। बाहर मॉन्स्टर्स थे। छोटी बड़ी क्रिएचर्स नहीं, असली डरावने मॉन्स्टर्स। तोक्शा विंडो से बाहर देखता रहा। एक बहुत बड़ा साया समुद्र के नीचे से उभर रहा था। तो ये आ गया। मिस्टर हान घबरा गया। ये क्या चीज है? तोक्शा पहले से ही जानता था, ये एक इचियो है, सी सर्पेंट। TWSA मॉन्स्टर क्लासिफिकेशन ग्रेड 7, इचियो द सी सर्पेंट। तोक्शा अंदर ही अंदर मुस्कुराया। लेकिन ये हमें अटैक नहीं करेगा।
क्योंकि TWSA की दुनिया में सिर्फ सिनेरियोज मैटर करते हैं। अगर कोई चीज़ सिनेरियो का हिस्सा नहीं है तो वो हमला नहीं करेगी। तभी एक नोटिफिकेशन आया। तोक्शा ऊपर देखता है और एक नए विंडो को पढ़ता है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशन वॉचिंग 21। कॉन्स्टिलेशंस, ये वो लोग हैं जो लोग देख रहे हैं। ये एक लाइव स्ट्रीम है और वो सब कहीं और से इस दुनिया को देख रहे हैं। तो असली मास्टरमाइंड यही है। क्या ये सब एक गेम है या कुछ और? ये वही लोग हैं जो डोबर्स चैनल देखते हैं और इस चैनल पर 21 व्यूअर्स थे। दुआई के लिए काफ़ी ज़्यादा है। असली कहानी में न्यून किंग ने इस केबिन में लगभग सबको मार दिया था और अब एक नोटिफिकेशन आई है कि न्यून किंग की मौत के कारण 2 कॉन्स्टिलेशन उसके प्रति थोड़ी सी दुश्मनी महसूस कर रहे हैं। वो सोचता है कि ज़रूर कोई कॉन्स्टिलेशन इस प्राणी से बहुत गुस्से में होगा और ये एरर भी शायद इस वजह से आया है क्योंकि उसने नियॉन किंग को मार दिया। एक और नोटिफिकेशन आती है, इसका पेमेंट डिले हो रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो इंस्पेक्शन की वजह से उसे लगता है कि जब 32-35 कॉन्स्टिलेशंस के प्रेफरेंसेस सामने आ रहे हैं तो शायद ये कहानी की ऑफिशियल शुरुआत है। कल तक वो भी उनकी तरह ही सिर्फ देख रहा था, पर आज सब उसको देख रहे हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्टिलेशंस उसके सिनेरियो से प्रभावित भी हैं और उसे इनाम में 500 कॉइन्स दिए गए हैं। जाहिर है अगर कुछ कॉन्स्टिलेशंस उससे नफरत करती हैं तो कुछ उसका साथ भी देती हैं। वो चाहता है कि सब लोग इस शो का मजा लें क्योंकि आखिर में उन्हें अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इतने में सानका उसे कॉल करती है और पूछती है 33:04 की वो क्या सोच रहा है। वो उससे माफ़ी मांगता है कि वो बुढ़िया को बचा नहीं पाया। शांघा कुछ पूछना चाहती है पर फिर कहती है कि भूल जाओ और पहले जो किया उसके लिए शुक्रिया अदा करती है। उसे पता है कि उसने जानबूझकर पिंजरा उसकी तरफ उछाला था ताकि वो इंसेक्ट को पकड़ सके, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। कहता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और दोबारा नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि शांघा क्या सोच रही है, पर वो इतनी समझदार है कि इस केओस में जिंदा रह सके। शायद वो ये भी समझ गई है कि जो उसने किया उसके वजह से कुछ लोग बचे और कुछ मर गए, इसीलिए वो उन लोगों का आभारी होने का हकदार नहीं है जो बचे। दुआई हंसता है और कहता है कि काफ़ी लोग बचे हैं और इसका शुक्रिया कॉन्स्टिलेशंस को जाता है क्योंकि उन्हीं की वजह से 21 कॉन्स्टिलेशंस उसका चैनल देख रही हैं। दुआई सोचता है कि 5 लोग बचे हैं, जितनी की उसने उम्मीद भी नहीं की थी। होंग ली का जिंदा रहना अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एथलीट था। दूसरा सर्वाइवर एक बच्चा है, गिलोंग ली, और उसने उसे इंसेक्ट इसीलिए दिया था क्योंकि सच में वही इस कहानी का असली हीरो था। वो बच्चे को कॉल करता है, उससे पूछता है कि क्या वो जीना चाहता है और 34:04 उसके साथ टीम बनाने के लिए कहता है। तब एक और नोटिफिकेशन आती है। कुछ कॉन्स्टिलेशंस उसके अच्छे काम से प्रभावित हैं और उसे इनाम में 200 कॉइन्स दिए गए हैं। दोगजा सोचता है कि चाहे ये थोड़ा बेशरम लगे पर इसमें उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि उसे भी जीना है। जो भी होने वाला है उसके मद्देनजर उसे कॉन्स्टिलेशंस और दुआई का ध्यान खींचना ही पड़ेगा। दुआई कहता है आज तो बहुत एक्साइटिंग चीजें हुई। उसका कहना है कि अगले केबिन का आदमी भी पूरा पागल था। मिस्टर हैंग उससे पूछता है कि क्या अब वो उन्हें जाने देगा। दुआई सोचता है कि मिस्टर हान उन लकी लोगों में से एक है जो बचे हैं, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार आता है, उस दिन उसने सबवे क्यों ली? सबको पता है कि वो एक अमीर परिवार से था। मिस्टर हान फिर भी दुआई से कहता है कि उन्हें जाने दे, पर दुआई पलट कर पूछता है तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? जैसे ही मिस्टर हान बाहर की हालत देखता है उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। बाहर एक विशाल सा सरपेंट है जो उनका इंतजार कर रहा है। दुआई इनसे इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस केबिन के लोग जिंदा बचेंगे। मुझे तो लगा था तुम सब सिर्फ मक्खी मॉस्क्यूटो हो, पर पहला सिनेरियो पार करने के बाद तुमने प्रूव कर दिया है कि कीड़े मकोड़े भी जिंदा रहने का हक रखते हैं। दोगशा सोचता है कि उसके लिए ये लोग बस कीड़े मकोड़े की तरह है। दुआई जोर से कहता है हर तकलीफ का एक इनाम होता है और तुम्हारा इनाम यह है कि तुम अब कॉन्स्टिलेशंस के स्पॉन्सर बनने लायक हो। लेकिन कोई भी एक्साइटेड नहीं दिख रहा। ये देखकर दुआई उनसे पूछता है क्या बात है, इतना ठंडा रिएक्शन क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दोगशा सोचता है कि इस पूरे भीड़ में सिर्फ वही है जो जानता है कि कॉन्स्टिलेशन या स्पॉन्सर का असली मतलब क्या है। दुआई शाय करता है तुम सब बहुत कमजोर हो। अगर तुम अगले सिनेरियो में इसी हालत में गए तो एक कमजोर सा ग्राउंड रैट भी तुम्हें मार डालेगा। पर यह दुनिया सिर्फ निर्दयी ही नहीं बल्कि दयालु भी है। वो कहता है कुछ महान ताकतवर अस्तित्व हैं
जो तुम पर दया कर रहे हैं और तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ली पूछता है, यह स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या है? दुआई हाथ हिलाकर कहता है, दोबारा समझाने का कोई फायदा नहीं, खुद ही देख लो। वो उनके एट्रीब्यूट्स विंडो खोलता है और कुछ दिखाता है। उनके सामने एक ऑप्शन आया है कि एक कॉन्स्टिलेशन चुनो जो उनका भरोसेमंद स्पॉन्सर बनेगा। तभी सांगा दोगजा को कॉल करती है और कहती है उसके सामने दो अजीब ऑप्शंस आए हैं। दोगजा कहता है, मुझे नहीं पता, पर तुम्हें इसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह सोचना चाहिए। वो सोचता है कि सांगा लकी है कि उसे दो स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस मिले हैं। स्पॉन्सर सिलेक्शन, जो कि TWA का सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, शुरू हो चुका है। अब राज खुलता है कि स्पॉन्सर सिलेक्शन एक ऐसे सिस्टम है जिसमें कॉन्स्टिलेशंस, जो दोगबाई के चैनल के माध्यम से कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं, किसी एक इंसान को पसंद करके उसे अपना इनकारनेशन बना लेते हैं और उसका स्पॉन्सर बन जाते हैं। दोगजा देखता है कि 4 कॉन्स्टिलेशंस उसको अपना इनकारनेशन बनाना चाहती है, पर वो कभी अपना असली नाम नहीं बताती। वो सोचता है कि TWA के प्रोटैगनिस्ट के पास शुरुआत में 5 ऑप्शंस थे, तो ये 4 ऑप्शंस भी छोटी बात नहीं है। अब उसे इनके निकनेम्स का इस्तेमाल करके उनकी असली पहचान समझनी पड़ेगी, जैसे एबिसल, डेमन और गार्डन जैसे शब्दों के जरिए वो समझने की कोशिश करेगा कि ये कौन है। सबसे पहले दोगजा एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को देखने का फैसला करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्स्टिलेशन है जो ब्लैक क्लाउड नाम के कॉन्स्टिलेशन ग्रुप का नेतृत्व करता है। उसे याद आता है कि इसका असली नाम काफ़ी लंबा है और जो भी इस कॉन्स्टिलेशन का इनकारनेशन बनता है उसकी पावर लेवल को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। क्योंकि अर्ली सिनेरियोज में स्टेमिना और स्ट्रेंथ सबसे ज़रूरी होते हैं, तो ये कॉन्स्टिलेशन एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, जितना ज़्यादा कोई कॉन्स्टिलेशन की पावर का इस्तेमाल करेगा उतना ही वो अपनी सेंसेस खो देगा। आखिर में वो एक पागल कातिल बन सकता है। दोगजा को यकीन है कि ये वही कॉन्स्टिलेशन है जो नॉवल में न्यून किंग का सपोर्ट कर रहा था। तो ये सोचकर कि उसे क्यों स्पॉन्सर करना चाहता है जब उसे दोगजा के बारे में कुछ पता भी नहीं, वो इसे फिलहाल होल्ड पे रखने का फैसला करता है और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ता है, डेमोनिक जज ऑफ फायर। इसके नेम से ऐसा लगता है कि ये एक शैतानी डेमोनिक कॉन्स्टिलेशन होगा, लेकिन आयरनी ये है कि ये एक डेमन नहीं है। फायर और जज दोनों शब्द दिखाते हैं कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो आग के माध्यम से न्याय करती है। मतलब ये असल में आर्क एंजल यूरेल है। उसे याद आता है कि नॉवल में किसी और ने यूरेल का स्पॉन्सरशिप लिया था, तो ये एक बुरी चॉइस नहीं होगी। लेकिन वो डिसाइड करता है कि पहले बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। एब्सोल्यूट गुड की कॉन्स्टिलेशंस बहुत ताकतवर होती है, पर ये अपने इनकारनेशंस पर कई कठिन रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती है। फिर आता है सीक्रेटिव प्लॉटर। जैसे ही दोगजा तीसरे ऑप्शन को चेक करता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसने TWSA में कभी पहले ये नाम नहीं देखा। वो सोचता है कि शायद ये उन्हीं कॉन्स्टिलेशंस में से एक है जो सिर्फ नाम लेकर मेंशन किए गए थे, लेकिन क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता वो इसे भी होल्ड पे रखने का फैसला करता है। फिर आता है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। जैसे ही दोगजा चौथे ऑप्शन पे जाता है उसे विश्वास ही नहीं होता, ये कॉन्स्टिलेशन इतनी जल्दी उसके सामने ऑफर कैसे रख सकता है। प्रिजनर नाम सुन के ये कॉन्स्टिलेशन पहले नेगेटिव लग सकता है, लेकिन जो लोग गोल्डन हेडबैंड शब्द पर ध्यान देंगे उन्हें समझ आएगा कि ये दुनिया की सबसे छोटी जेल है। इसका असली मतलब ये है कि ये वही हस्ताक्षर है जो माउंट ह्यूगोकू का मालिक है, जो गोल्डन हेड शैकल के दुख में जी रहा है और जो अपनी तेज नजरों और गुस्से भरी आंखों से सबको हिला सकता है। हाँ, ये वही है, द हैंडसम मंकी किंग। दोगजा को याद आता है कि नॉवल में एक कैरेक्टर को ये कॉन्स्टिलेशन स्पॉन्सर करता है और उसके पास एक ही स्टाफ स्विंग में हजारों मॉन्स्टर्स को मिटा देने की शक्ति होती है। एक बिजली के झटके से वो हजारों दुश्मनों को उड़ा सकता है। उसे अब भी वो पैसेज याद है जिसमें ऑथर ने इस कॉन्स्टिलेशन की शक्तियों को बारीकी से एम्फसाइज किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, असली शक्तिशाली कॉन्स्टिलेशन उसमें रुचि क्यों नहीं ले रहा है? अगर वो ग्रेट सेज हेवेंस इक्वल को अपना स्पॉन्सर बनाता है तो क्या वो जल्द ही किसी दूर के पीछे छिपे हुए इंसान से टकराकर लेने लायक बन सकेगा? स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म होती है। जल्द ही सब अपना स्पॉन्सर सेलेक्ट कर लेते हैं और दोगबाई कहता है कि उनमें से एक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस की है। उसके बाद वो एकदम गायब हो जाता है और कहता है अब उन्हें छोटा सा ब्रेक लेना होगा क्योंकि उसे अगली सिनेरियो की तैयारी करनी है। मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, ये कहकर वो चला जाता है। दोगजा की नई टीम इसके बाद
दोगजा सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है। होंग ली आगे आता है और अपना परिचय देता है। दोगजा उसकी मजबूती को देखते ही सोचता है कि इस आदमी का ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग है, पर इस बात पे उसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दोगजा जानता है कि योंगशैंग ली एक टैंक है जो TWSA के अर्ली स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो सोचता है कि उसको अपनी टीम में रिक्रूट करना ही पड़ेगा। वो उससे पहले वाले इंसिडेंट के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर उसने मदद नहीं की होती तो शायद सब मर चुके होते। मिस्टर हान भी दोगशा के कंधे पर हाथ रखकर शुक्रिया अदा करता है कि उसने सबको बचाया। दोगशा उसका नाम योंग गोहान लेता है, लेकिन वो कहता है कि उसे मिस्टर हांग बुलाए। दोगशा मजाक में कहता है कि अब हम काम पे तो नहीं है, तो क्या तुम वापस ऑफिस नहीं आने वाले हो? मिस्टर हान उसे डांट लगाता है कि उसने बग जार पहले ही क्यों नहीं दिया, पर दोगशा गुस्से में चुप रहने के लिए कहता है। वो चिल्लाता है, तुम्हें लगता है कि अब भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती है? वो कहता है कि मिस्टर हान ही नहीं बल्कि सबको अब समझना होगा कि ये कोई मजाक नहीं है। वो सबसे अपनी होश संभालने को कहता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये एक नया सच है। योंग कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने रात की ड्यूटी के दौरान नॉवेल्स में पढ़ा था, लेकिन अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल है। दोगशा कहता है, अच्छा है कि कम से कम एक आदमी तो समझता है कि क्या हो रहा है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है कि होंग ली उस पर भरोसा करने लगा है। वो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। मिस्टर हांग को वो बड़ा सरपेंट याद आता है जो बाहर घूम रहा है, और वो घबरा कर कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हम यहाँ से निकले तो हम मर जाएंगे। होंग भी एग्री करता है, अगर हम यहाँ से निकले तो हम सच में मार दिए जाएंगे। तभी अचानक पड़ोसी केबिन से एक तेज धमाके की आवाज आती है। दोगशा तुरंत समझ जाता है कि अगला सिनेरियो शुरू हो चुका है, लेकिन दोग भाई अब तक वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि जो भी दूसरे तरफ है वो सबवे केबिन 377 का इवैल्यूएटर एक लौता सर्वाइवर है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है। अब वो उनकी केबिन में आने की कोशिश करता है। दोगशा जानता है कि ये आदमी इस कहानी का असल प्रोटैगनिस्ट है, इसीलिए वो सबको तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहता है। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम सब अगले सिनेरियो से पहले ही मार दिए जाएंगे। दोगशा एकदम सीरियस हो जाता है। उस समय कोई शिद्दत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। होंग घबरा कर कहता है, हमें कैसे पता कि जो भी उस दरवाजे के दूसरी तरफ है वो हमारा दुश्मन ही है? दोगशा एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, वो एक सर्वाइवर है जिसने अपनी केबिन में सबको मार डाला। क्या तुम अब भी उससे मिलना चाहोगे? सब लोग उसकी बात समझने लगते हैं। होंग एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। दोगशा सोचता है कि सिनेरियो के खत्म होने के बाद वो इनविजिबल फील्ड भी गायब हो जाती है, मतलब अगर कोई सही दरवाजा मिल जाए तो वो बाहर जा सकते हैं। केबिन में अब तक 3 दरवाजे उन्होंने चेक नहीं किए थे। दोगशा यकीन से कहता है, एक ना एक तो काम करेगा। पर तभी दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है और पूरा माहौल बहुत टेंस लगने लगता है। दोगशा भी अंदर ही अंदर घबराया हुआ है, पर तभी सांका उसे बुलाती है और एक दरवाज़ा खोल कर दिखाती है। सब तुरंत भागकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा पहले से ही तोड़ा हुआ होता है। लेकिन अब ये उनका एक लौता ऑप्शन बचा है। दोगशा के पास 4700 कॉइन्स है। वो सोचता है कि क्या उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फिर से कॉइन्स इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन कॉइन्स का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। वो होंग सॉन्ग से कहता है कि अपनी स्किल्स यूज़ करे। वो तुरंत उसका एट्रीब्यूट विंडो चेक करता है और उसे तसल्ली होती है कि होंग सॉन्ग के सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशंस और एट्रीब्यूट्स बिल्कुल नॉवल जैसी ही हैं। दोगशा कहता है, तुमने जब अपनी एट्रीब्यूट विंडो देखी थी तब जरूर कोई स्किल देखी होगी। अब उसे यूज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि होंग सॉन्ग आर्मी से था, उसके पास जरूर कोई पावरफुल स्किल होगी। होंग सॉन्ग थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और कहता है, मेरे पास एक स्किल तो है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस्तेमाल करूं। दोगशा कहता है, बस अपने दिमाग में सोचो कि तुम उसे यूज कैसे कर रहे हो। होंग सॉन्ग एग्जैक्टली वही करता है और पूरी ताकत से दरवाज़ा धकेल देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो इतना खुश होता है कि उसकी स्किल काम कर गई। इसके साथ ही होंग सॉन्ग का दोगशा पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। दोगशा सोचता है कि स्टिग्मा ग्रेट माउंटेन पुश सफलता से एक्टिवेट हो गया है, लेकिन स्टील डोर जो सबवे केबिन 377 से कनेक्टेड है वो भी जल्द ही टूटने वाला है। और अगर उसकी याद सही है तो स्टील डोर ही असली समस्या नहीं है, बल्कि जो भी उसके बाद होगा वो सबसे बड़ा खतरा है। जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं,
दोगबाई उनके सामने आ जाता है। दोगजा पहले ही जानता था कि ऐसा होगा। दोगबाई गुस्से से कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि बाहर मत आना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी अगले सिनेरियो की तैयारी कर रहा हूँ। मिस्टर हान भी चिल्ला पड़ता है, हमें अंदर ही रहना चाहिए था। पर दोगजा ठंडी आवाज में कहता है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और अब जो होने वाला है उसके लिए भी कोई तैयार नहीं है। जैसे ही दूसरा सिनेरियो शुरू होता है, सबके एट्रीब्यूट विंडो सामने आने लगती हैं। उनके सब सिनेरियो हैं एस्केप। दोगजा पहले से जानता था कि ये होने वाला है। शांगा थोड़ी बेचैन लग रही है और कहती है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उनके सामने एक कोलैप्स्ड ब्रिज दिखाई देता है, लेकिन असलियत में ब्रिज अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ है। दोगजा समझ जाता है कि शांगा सही कह रही है, ब्रिज अभी भी ठीक है, हमें ट्रेन छोड़ने में जल्दी कर दी। लेकिन उसे ये भी पता है कि ब्रिज गिरने वाला है और इस सिनेरियो को बिना रूल्स तोड़े क्लियर करना नामुमकिन है। वो सोचता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो ब्रिज कोलैप्स होने से पहले पार कर लेंगे। तभी सब लोग एक जबरदस्त तूफान से चौंक जाते हैं। एक बड़े सांप जैसा समुद्री मॉन्स्टर, एक सी सरपेंट पानी से बाहर आता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन पर हमला करने लगता है। दोगजा जोर से चिल्लाता है, भागो, ब्रिज गिरने वाला है, अगर हम तेज भागते हैं तो पार कर सकते हैं। उसके दिमाग में एक और चीज चल रही थी, स्टोरी के इस हिस्से में सी सरपेंट ह्यूमंस का पीछा नहीं करता, इसका काम सिर्फ ब्रिज तोड़ना है। उनके पास सिर्फ 200 यार्ड्स का फासला बचा था। दोगजा सोचता है, अगर हम यही स्पीड बनाए रखें तो हम ब्रिज कोलैप्स होने से पहले पार कर सकते हैं। लेकिन तभी दोगबाई एक जोर से हंसी सुनाई देती है। वो हवा में उड़ता हुआ आता है और कहता है, अगर गेम इतना आसान होगा तो मजा कैसे आएगा? और एक झटके में वो सिनेरियो का डिफिकल्टी लेवल ई से डी कर देता है। जमीन से काली धुआं उठती है और एक नोटिफिकेशन आता है, इवल थॉट्स ऑफ द डेड हैव रिटर्न्ड। सारी लाशें जिंदा हो जाती हैं। अब पूरी जगह ज़ोंबी से भरी हुई है। उनके सामने नोटिफिकेशन आता है, डेमोनिक बीइंग्स हैव बीन रिजरेक्टेड। वो आकुशु स्टेशन में घुस चुके हैं। हॉन्ग घबराकर दोगजा से पूछता है, अब क्या करें, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। दोगजा जोर से कहता है, सब लोग नीचे झुक जाओ। उसी बीच सी सरपेंट ब्रिज पे हमला कर देता है। सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। दोगजा होश खोता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि ब्रिज टूट चुका है और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। शांघा और मिस्टर हैन उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? दोगजा अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मिस्टर हैंग और शांगा बच जाएंगे। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, किसी एक व्यक्ति को एक कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग मिली है। एक एट्रीब्यूट विंडो सामने आती है, द कॉन्स्टिलेशंस ब्लेसिंग हैज बीन एक्टिवेटेड ड्यूज एक्स मैकेनिका इन दिस सिनेरियो। और अचानक एक रोशनी का ब्रिज बन जाता है। एक और नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ एक इवन नंबर 246 के लोग इस ब्रिज से पार जा सकते हैं, वरना ब्रिज फिर गिर जाएगा। अब सबके पास एक ही सवाल था, कौन जाएगा और कौन पीछे रहेगा। जैसे ही ब्रिज के रूल्स क्लियर होते हैं, सब टेंशन में आ जाते हैं। सिर्फ एक इवन नंबर लोग ही इस ब्रिज के पार जा सकते हैं। अगर कोई ऑड नंबर में गया तो ब्रिज गिर जाएगा। सांगा बताती है कि ये ब्लेसिंग उसकी है जो अचानक उसके दिमाग में आई है। दोगजा सोचता है, ड्यूस एक्स मैकेनिका एक ऐसी शक्ति है जो किसी कॉन्स्टिलेशन को डायरेक्टली इंटरवीन करने देती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। वो हैरान है कि शांका की सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशन ने उसको बचाने के लिए इंटरवीन किया है। ये इतना रेयर है कि TWSA की कहानी में भी ऐसे केसेस बहुत कम थे। उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है तो वो शांका का कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एरर, दिस कैरेक्टर प्रोफाइल कैन नॉट बी ब्राउज्ड। उसका कैरेक्टर प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता। दोगजा शॉक हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा स्किल फेल कैसे हो गया। वो सोचता है, या तो सांघा की कॉन्स्टिलेशन कोई बहुत ही खास है, या फिर उसके पास कोई मेंटल बैरियर स्किल है जो उसके प्रोफाइल को छुपाने का काम करती है। तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है। सांघा जोर से चिल्लाती है, अपने पीठ के पीछे देखो। जैसे ही दोगजा मुड़ता है, एक ज़ोंबी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। वो उसके वार से बचता है लेकिन गिर पड़ता है। वो सोचता है, ये सोचने का वक्त नहीं है। तभी एक और डरावनी चीज होती है, एक म्यूटेंट स्पेशीज वहां आ जाता है। ये कोई नॉर्मल ज़ोंबी नहीं था, ये ब्लैक एथर से इन्फेक्टेड एक ह्यूमनॉइड डीमन था। एक ऐसा राक्षस जो किसी पावरफुल इंसान के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। और अब दोगजा उसका चेहरा देखता है, न्यूम किम। वो शॉक हो जाता है, सारी चीजों में से ये ही क्यों। वो अपनी पर्सनल स्किल एक्टिवेट करता है, ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मुझे पहले से एहसास था कि ये काम नहीं करेगा। अब सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी तरह ब्रिज पार करना।
लेकिन मुसीबत ये थी कि अभी सिर्फ 3 लोग बचे थे, दोगशा, सांगा और मिस्टर हान। अगर तीनों एक साथ गए तो ब्रिज गिर जाएगा, एक को पीछे रहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। दोगशा घबरा कर सांगा से कहता है, तैयारी रखो, जैसे ही मैं कहूँ भाग जाना। लेकिन उसके कहने से पहले ही एक और शॉक मिलता है। मिस्टर हान ने सांगा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती ब्रिज की तरफ खींचने लगता है। सांगा चिल्लाती है और छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर हान उसे खींचकर ब्रिज पर ले जाता है। दोगशा शॉक्ड हो जाता है, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि डेमोनिक गॉड उसके सेल्फनेसनेस से टच्ड हो चुका है और उसे 100 पॉइंट्स गिफ्ट कर रहा है। लेकिन दोगशा उससे भी ज्यादा शॉक एक और चीज पे होता है, वो सांगा का कैरेक्टर प्रोफाइल अब भी नहीं देख सकता। क्या ये स्टिग्मा अनलीश्ड स्विफ्ट फुट है? ये कॉन्स्टिलेशन लिम्पिंग ट्रिक्स्टर का दिया गया स्टिग्मा है, लेकिन ये मेंटल बैरियर स्टिग्मा नहीं देता। तो फिर मिस्टर हान के पास ये स्किल कैसे आई और सांगा का असली राज क्या है? जैसे ही दोगशा म्यूटेंट के बीच घिरा होता है, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, मैं अकेला ब्रिज पार नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं एक डीमन को पकड़कर साथ ले जाऊं तो। लेकिन ये ट्रिक भी काम नहीं करेगी। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं सिनेरियो के खत्म होने के लिए। दोइबाय हंस रहा होता है और कह रहा होता है, कोई कॉन्स्टिलेशन है जो इस गरीब इनकारनेशन की मदद करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। दोगशा म्यूटेंट से लड़ रहा होता है, उनको धक्का दे रहा होता है, लेकिन उसका शरीर अब थक चुका होता है। उसके दोस्तों ने सेफ साइड पार कर लिया और वो सोचता है, अगर मेरे पास एक भी कॉम्बैट स्किल होती तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। तभी उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट होता है, बुकमार्क। जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट होती है, दोगशा एक और शॉक में आ जाता है। ये स्किल क्या है? मैंने TWSA के 3000 से ज्यादा एपिसोड्स पढ़े हैं, लेकिन कभी इसका जिक्र नहीं देखा। लेकिन उसे इंस्टिंक्टिवली समझ आ जाता है कि ये कैसे काम करती है। वो बुकमार्क नंबर 1 एक्टिवेट करता है। उसके दिमाग में एक फ्लैश होता है, न्यूम किंग के शब्दों का याद आता है, नई दुनिया नए रूल्स चाहिए। और तभी उसका पहला बुकमार्क एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत होती है, स्किल का लेवल लो है, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है। और क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग न्यूम किंग के कैरेक्टर की कम है, तो स्किल भी फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं होती, लेकिन जो होता है वो भी काफी होता है। ग्रिड मार्क अवेकनिंग लेवल 1 एक्टिवेट। दोगशा अपने डैगर से न्यूम किंग पर वार करता है। एक ही अटैक में वो म्यूटेंट को स्मैश कर देता है। न्यूम किंग दोबारा मर जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा न्यूम किंग का अंडरस्टैंडिंग और बढ़ चुका है। बुकमार्क नंबर 1 डीएक्टिवेट हो जाता है। अब दोगशा अपने सब सिनेरियो एस्केप का स्टेटस चेक करता है। डिफिकल्टी लेवल D, टाइम रिमेनिंग 10 मिनट्स 11 सेकेंड्स। वो एक म्यूटेंट तो मार चुका है, लेकिन अभी भी कितने सारे बाकी है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, एक नया ह्यूमनॉइड म्यूटेंट उसके सामने आता है। वो दोगशा को देखते ही पूछता है, तू कौन है? दोगशा अंदर ही अंदर सोचता है, मैं इससे लड़ भी सकता हूँ क्या? मेरा इसके सामने कोई चांस नहीं है। वो उसका कैरेक्टर प्रोफाइल देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। इस कैरेक्टर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है। दोगशा का दिमाग फिर घूमने लगता है, ये कौन है? इतनी डेंजरस एनर्जी क्यों है इसके अंदर? युंग हॉक एक सेकंड के लिए रुक जाता है। वो सोच रहा होता है कि फ्यूचर चेंज हो चुका है, लेकिन फिर उसकी ग्रिप दोगशा के गर्दन पर टाइट हो जा रही होती है। दोगशा अंदर ही अंदर स्मर्क करता है। उसको अब पता चल चुका है कि उसका स्किल ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 पे अनलॉक हो गया है और अब वो युंग हॉक के दिमाग के अंदर देख सकता है। उसको युंग हॉक के अंदर एक सोच दिखाई देती है, सब्बे से सिर्फ हैंग ली और न्यूम किंग को बचाना था, लेकिन न्यूम किंग मर चुका है, बाकी लोग कैसे बच गए? ये सब ठीक नहीं लग रहा। दोगशा ये देखकर और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो सोचता है, मुझे बस एक ऐसी बात कहनी है जो इस रेग्रेसर को कंफ्यूज कर दे। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं इस सिनेरियो को एंड होने में। और तभी दोगशा अपनी आंखों में एक डिटर्मिनेशन लेकर बोलता है, मैं सिनेरियो क्लियर कर गया था, सिर्फ इंसेक्ट्स मारकर। युंग हॉक थोड़ा शॉक्ड लगता है, क्या इंसेक्ट्स मारकर? दोगशा अपनी कहानी आगे बढ़ाता है, मैं उस बच्चे को पहचान गया था जो इंसेक्ट्स कलेक्ट कर रहा था। वो कार के एक्सप्लोजन की वजह से गिरा था, इसीलिए मुझे पता चल गया। युंग हॉक अब और ज्यादा सोच में पड़ चुका था। अगर ये सच है तो इसका मतलब मैं जो जानता हूँ वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। उसके दिमाग में शक आ गया और दोगशा इस मोमेंट का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसको पता था कि युंग हॉक एक डेंजरस इंसान है जो 3 बार रिग्रेस कर चुका है, लेकिन एक चीज उसको भी डराती थी, अगर कोई फ्यूचर बदल सकता है तो। दोगशा उसके दिमाग में एक और सवाल डालना चाहता था, तू सोच रहा है ना अगर मैं आगे का भी कुछ जानता हूँ? और अगर युंग हॉक सच में इस बात पे बिलीव कर लेता तो शायद
शायद दोगजा अपनी जान बचा सकता है। लेकिन रिग्रेसर सिर्फ वही फ्यूचर जानते थे जो उन्होंने अपनी पिछली जिंदगियों में जिया था। दोगजा अब समझ चुका था कि ये उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। यूंग हॉक शॉक में था। क्या ये सच है? क्या सच में एक और प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है? उसके लिए ये बड़ी बात थी। प्रॉफिट एट्रीब्यूट सिर्फ एक इंसान के पास था, एना क्रॉफ्ट। और अब दोगजा कह रहा है कि वो भी एक फ्यूचर देख सकता है। यूंग हॉक फौरन अपनी लाई डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है और कंफर्मेशन आता है। दोगजा झूठ नहीं बोल रहा। यूंग हॉक के दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल था, ये बंदा कौन है? ये प्रॉफिट कैसे हो सकता है? क्या ये किसी नए कॉन्स्टिलेशन का चूजन वन है? सिर्फ 1 मिनट 45 सेकेंड्स बचे हैं सिनेरियो के एंड में। दोगजा इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज एकदम सीरियस बनाई और कहा, तू सोच रहा है ना कि मैं प्रॉफिट कैसे हो सकता हूँ? ये सोचना बंद कर और अपनी जान बचाने पे ध्यान दे। यूंग हॉक अब कंफ्यूजन में था, लेकिन एक चीज उसको समझ आ गई थी, दोगजा को मारना उसके लिए रिस्की हो सकता है। अगर दोगजा वाकई फ्यूचर देख सकता है तो यूंग हॉक नहीं जानता, जो यूंग हॉक नहीं जानता तो उसको जिंदा रखना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसने दोगजा की गर्दन छोड़ दी। ठीक है, पर अगर झूठ बोला तो तू पहले मरेगा। दोगजा अंदर ही अंदर मुस्कुराया। बात बन गई। सिनेरियो का टाइम खत्म होने वाला था और अब दोगजा पहली बार एक रिग्रेसर के साथ टीम बनाने वाला था। यूंग हॉक, जिसने इस दुनिया को 3 बार जिया है, लेकिन अब भी एक नए फ्यूचर का सामना कर रहा था। दोगजा जानता था कि रिग्रेसर अपनी पुरानी जिंदगी के अनुभव के बेस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बदल दिया जाए तो एक ऐसा फ्यूचर आ सकता है जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और अब जैसा होगा, रिग्रेसर भी अनजाने भविष्य का सामना करेंगे। ये बात दोगजा यूंग हॉक को समझाना चाहता था। मुझे अपना साथी बना ले यूंग हॉक। यूंग हॉक सरप्राइज था। दोगजा ने कहा, तू जितनी भी बार रिग्रेस कर ले, तुझे एक न एक दिन ऐसे भविष्य से टकराना ही पड़ेगा जो तू नहीं जानता, और उस वक्त तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। यूंग हॉक सोचने लगा, अगर दोगजा सच में एक प्रॉफिट है तो वो सिर्फ सिनेरियो 46 के लिए नहीं बल्कि ज़ाराथुस्त्रा के थ्रू आने वाले जंग के लिए भी काम आ सकता है। लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? सिनेरियो के खत्म होने में सिर्फ 50 सेकंड्स बचे थे। वो और 10 सेकंड तक सोचता रहा और फिर उसने फैसला लिया। ठीक है। उसने दोगजा को कॉलर से पकड़ा और उसके साथ ब्रिज ऑफ इवन नंबर्स क्रॉस करने लगा। दूसरी तरफ बाकी सब लोग उसका इंतजार में खड़े थे। दोगजा ठीक है, लेकिन दोगजा के दिमाग में एक और टेंशन थी। उसका ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल डीएक्टिवेट हो गया था और उसको थोड़ा एंशियस महसूस हो रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये था, उसने ये रिग्रेसर को कन्विंस कर लिया था। जब वो दोनों ब्रिज के एंड तक पहुंचे, यूंग हॉक अचानक दोगजा से एक और सवाल पूछता है, अगर तू सच में प्रॉफिट है तो बता मेरा भविष्य क्या है? दोगजा अंदर ही अंदर समझ गया था कि ये एक टेस्ट है। अगर उसका जवाब यूंग हॉक को पसंद नहीं आया तो वो वहीं उसका काम तमाम कर सकता है। और उसी वक्त समुद्र से वो विशाल सांप सरपेंट फिर से निकल आया। दोगजा एकदम अलर्ट हो गया। उसका इंट्यूशन उसे वार्निंग दे रहा था। यूंग हॉक कोई आम इंसान नहीं था, वो एक साइकोपैथिक किलर भी हो सकता था। लेकिन दोगजा घबराया नहीं। उसने बस एक हल्का सा मुस्कुराहट दिया और बोला, सब कुछ जानने का मजा क्या है यूंग हॉक, थोड़ा सस्पेंस रहने देना चाहिए। यूंग हॉक ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी और बोला, निकल यहाँ से। उसने दोगजा का कॉलर छोड़ दिया और दोगजा सीधे नीचे गिरने लगा, समुद्र की तरफ। दोगजा शॉक में था, ये क्या कर रहा है? पर उसके समझने से पहले ही वो सीधा विशाल सांप के खुले मुंह में गिर गया। एक नोटिफिकेशन स्क्रीन सामने आई, आप सिनेरियो क्लियर करने में असफल रहे। लेकिन दोगजा अभी भी जिंदा था। उसका सांस फूल रहा था, फिर अंदर घुस रहा था, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत लगाकर अपने होश संभाले। मैं बेहोश नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से बचना होगा। जब उसने अपना फ्लैश लाइट जलाया तो जो सीन उसने देखा उससे उसका दिल कांप गया। हजारों लाशें, ये सांप के पेट के अंदर का था। उसका दिमाग तेज घूम रहा था। यूंग हॉक, ये सिर्फ एक टेस्ट है ना? और तभी सब कुछ क्लियर हो गया। यूंग हॉक ने कभी किसी को अपना सच्चा साथी नहीं माना। वो हमेशा अकेला रहता था, एक रिग्रेसर जो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता था। उसके लिए हर कोई या तो उसका गुलाम था या उसका दुश्मन। और अगर दोगजा उसके बराबर खड़ा होना चाहता था तो उसे ये प्रूव करना होगा। तो ठीक है, मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा। उसने अपनी मैसेज लॉग खोली। सिनेरियो फेल होने की वजह से 100 पॉइंट्स डिडक्ट हो गए थे, लेकिन वो शांत था। तभी सांप ने अंदर हिलना शुरू किया, पानी तेज घूमने लगा। TWSA के मुताबिक दोगजा सोचने लगा, इन मॉन्स्टर्स का डाइजेस्टिव एसिड 3 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। और तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, दोए बाय। वो मजाक उड़ा रहा था।
क्या बात है दोक्षा, तुम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे। पर दोक्षा बस मुस्कुराया। मैं तो बस तेरा इंतजार कर रहा था। दोई भाई सरप्राइज था। हाँ मेरा? हाँ, मुझे तेरे से कॉइन्स लेने हैं। दोई भाई हंसने लगा। तेरा सिनेरियो फेल हो गया। दोक्षा, कॉइन्स किस बात के? दोक्षा शांत रहा, फिर बोला, कॉइन्स मेरी जिंदगी नहीं है दोई भाई, लेकिन एक बात देख, फेलियर पेनाल्टी डेथ नहीं लिखी थी। दोई भाई एकदम रुक गया। उसके चेहरे पर शौक था। मतलब दोक्षा हल्के से मुस्कुराया। ये अब भी नेगोशिएट किया जा सकता है। दोई भाई चुप हो गया। फिर हल्की सी हंसी आई। वाह, इसीलिए सारे कॉन्स्टिलेशंस तुझे देख रही हैं दोक्षा। दोई भाई ने हाथ फैलाकर बोला, तू अपनी जान बचा सकता है दोक्षा, पर इसके लिए तुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसने एक नंबर बोला। 5100 कॉइन्स। दोक्षा का दिमाग एकदम झटका खा गया। ये तो मजाक कर रहा है। उसने थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश की। ये बहुत महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? पर दोई भाई हंसने लगा। अगर नहीं देना तो बस मर जा, सीधा काम खत्म। दोक्षा ने गहरी सांस ली, फिर एक कदम उठ खड़ा हुआ। अच्छा तो मार दे मुझे। दोई भाई थोड़ा रुक गया, पर दोक्षा ने अंदर ही अंदर सोचा, वो हाथ भी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोक्षा उसके लिए एक बड़ी ऑडियंस खींच रहा था। कॉन्स्टिलेशंस इस सीन का मजा ले रही थी। अगर दोई भाई सिर्फ मारना चाहता था तो वो यहाँ आता ही नहीं, पर अब वो एंटरटेनमेंट का पार्ट बन चुका है। दोई भाई गुस्से से चिल्लाया, तू ये क्या कर रहा है? दोक्षा मुस्कुराया। क्या हुआ लो ग्रेड दोई भाई बोंग, तेरी स्ट्रीमिंग कैसी चल रही है? दोई भाई एकदम शॉक में था। तू मेरा असली नाम कैसे जानता है? दोक्षा हल्की हंसी के साथ बोला। क्या हुआ, लगता है कॉन्स्टिलेशंस ने तुझे लेटली ज्यादा डोनेट नहीं किया है ना? दोई भाई का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। एक इंसान को ये सब कैसे पता है?